गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे, खुशियां बांट भी रहे होंगे और खुशियां समेट भी रहे होंगे। जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद हमेशा अच्छी की करनी चाहिए और वो कहते भी है ना कि होप फॉर द बेस्ट, और इसकी वजह भी यही है कि अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमा अच्छी और उस छाँव की तरह होता है जो इंसान को अपने दामन में पना देकर ना उम्मीदी और मायूसी के समंदर में डूबने से बचा लेती है। और इसलिए हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम लोग पुर उम्मीद रहें, अच्छे की उम्मीद रखें और रब्बे बारी ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में ज़हनी और कल्बी सुकून के ऐसे दिए रोशन करें जिनकी रोशनी कभी मद्धम ना पड़े, और खुशी के ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू और ताजगी कभी मान नहीं पड़े। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद ज़िंदगी हम सबकी ही ख्वाहिश होती है और हम सब उसके लिए भरपूर कोशिशें भी करते रहते हैं। हमें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, हम फ़ौरन से पहले कोई ना कोई मेडिसिन तलाश करते हैं जो हमें उस पेन से या उस तकलीफ से रिलीफ दे सके और जल्द अज जल्द। और मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से हम हर बीमारी के लिए कोई ना कोई मेडिसिन हमें मिल ही जाती है। और हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर पिल फॉर एवरी इल का जो कॉन्सेप्ट है वो माना जाता है, यानी हर बीमारी की कोई ना कोई दवा मौजूद है हमारे पास। लेकिन हम अक्सर औकात बगैर डॉक्टर के मशवरे के भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं जो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है हमारी सेहत के लिए। और बाज़ औकात तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड और अप्रूव्ड मेडिसिन का इस्तेमाल भी मौत की वजह बन जाता है। अद्वियात का गलत और गैर ज़रूरी इस्तेमाल हर साल दुनिया भर में हज़ारों अमवात की वजह बन रहा है। एडिसन ने सैकड़ों साल पहले एक चीज़ कहा था कि मुस्तकबिल के डॉक्टर्स कोई मेडिसिन तजवीज़ नहीं करेंगे, और अब वो वक्त आ चुका है जब लाइफस्टाइल को ही एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइफस्टाइल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है क्या और इससे कैसे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में समिया खालिद हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। समिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक हूँ। समिया, हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन का सुनकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इसमें भी मेडिसिन का ही इस्तेमाल होता है। तो हमें बताइएगा कि ये भी लाइफस्टाइल मेडिसिन एक मेडिसिन का ही नाम है, मेडिसिन से ही आपकी थेरेपी होती है, या ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर कर दें हमारा। थैंक यू सो मच। लाइफस्टाइल मेडिसिन पे काम करने की बहुत ज़रूरत थी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इस टॉपिक पे आज पहली दफ़ा किसी टीवी शो ने ये सोचा कि हमें बात करनी चाहिए और इसको भी प्रमोट करना चाहिए। लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली फाउंडेशनल मेडिसिन की एक ब्रांच है। आप इसे कह सकते हो कि एवरी डॉक्टर शुड नो अबाउट द लाइफस्टाइल मेडिसिन, क्योंकि जब आपके पास एक पेशेंट आता है और ये बात करता है कि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, आप क्या खाते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, इस पे नहीं बात की जाती। अच्छा। और कैसे बात करें, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की जो बेसिक एजुकेशन है जो MBBS वो करते हैं उसके अंदर ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं करवाया गया। तो अगर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करें तो ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो मेडिसिन से रेलिवेंट भी है, बिहेवियर से रेलिवेंट भी है, मोटिवेशन से रेलिवेंट है और इन्वायरमेंट से रेलिवेंट है। अच्छा। ये कहता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ में आपका इन्वायरमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आप समझते हो कि आप मेडिसिन इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना लो, लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर बना लो, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपको किसी किस्म के प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे समय बताइएगा, क्या ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ही आपको ट्रीट करता है या कोई जिस्मानी बीमारी भी इसके थ्रू हम लोग उसका इलाज करवा सकते हैं? देखें, आजकल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम मौजूद है वो हमारी क्रॉनिक डिजीज़ के हवाले से है। क्रॉनिक डिजीज़ में जैसे कि डायबिटीज़ आ जाती हैं, हार्ट के इश्यूज़ आ जाते हैं, इसके अंदर BP के इश्यूज़ आजकल बहुत देखे गए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो हमारे लाइफस्टाइल का ठीक ना होना है, लाइफस्टाइल के पैटर्न का डिस्टर्ब होना है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल में बात करूँगी लाइफस्टाइल है क्या, तो वो कुछ इस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह ताला ने ना
हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनाए जो कि डिफरेंट फंक्शंस उनके हैं, जैसे किडनी है, जैसे लंग्स हैं, जैसे हार्ट है, ये अपने अपने तौर पे एक रोल प्ले कर रहा है और उसके बाद हमें जिंदा रखता है और रेगुलेट करता है हमारे फंक्शंस को। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी, जिसमें आप कह सकते हो कि हमारा ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हम लोग बहुत रिलैक्सिंग स्टेट में भी हों, सो भी रहे हों, तो हमारा ब्रेन जो है वो जाग रहा होता है और हमें एक्टिवेट रखता है। बिल्कुल। इसी तरह से एक सिस्टम है जिसे हम सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि आप इसको मास्टर क्लॉक कह सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा क्लॉक हमारे अंदर डेवलप किया, पैदा किया, जो कि हमें ये बताता है कि हमें जो कि बाकी ऑर्गन्स को, बाकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसको ये बताता है कि लंग्स को या हार्ट को कि आपने किस तरह से रेगुलेट होना है। अब अल्लाह ताला, ये तो मैं आपको मास्टर न्यूक्लियस की बात बता रही हूँ या मास्टर बायो क्लॉक की बात बता रही हूँ। सेम इसी तरह से बॉडी के एक एक सेल के अंदर माइक्रो प्रोसेसेस होते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल क्लॉक्स मौजूद होते हैं जो सिंक होते हैं, रिलेट होते हैं इस मास्टर क्लॉक के साथ। अब अल्लाह ताला ने इसको अटैच कर दिया डे एंड नाइट के साथ, यानी कि जैसे ही सुबह होती है ये हमारा मास्टर क्लॉक जो होता है ये एक्टिव हो जाता है, जैसे ही रात होती है ये डाउन हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू मास्टर क्लॉक, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अब वो लोग, जिस तरह आपने देखा है आजकल की हमारी लाइफ हैबिट्स जैसे बन गई, किसी से बात करें तो ये कहते हैं कि जी हमारे तो फैमिली में ही ये रवाज है कि रात को जागा जाए और सुबह के टाइम सोया जाए। ऐसा इट्स ओके, वो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ये माइक्रो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं ना, ये डी सिंक हो जाते हैं, आप कह लो कि उनसे सेपरेट हो जाते हैं हमारे मास्टर क्लॉक से, और इंडिविजुअली काम करना शुरू कर देते हैं। ये वो पॉइंट होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं ना, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब ये टाइम आए और हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को एक्टिवेट कर दें। हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग ओबेसिटी में चले जाते हैं, कुछ लोग जो उनसे बीपी के इश्यूज रहना शुरू हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, या आपको पता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को तुम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, और उसको कंट्रोल करने का जो स्टेमिना होता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती है। कोविड के दिनों में भी हम लोगों को यही बताते हैं कि जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आप अपने इस मास्टर क्लॉक के साथ सिंक्ड होगे, उतने ही आपके हेल्दी रहने के चांसेस हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो जितने ज्यादा फियरफुल थे कि हमें जो उनसे कोविड हो ना जाए, बहुत घबरा रहे थे, मैक्सिमम उन्हीं की ही ऐसी रेशियो है जिनको कोविड हो गया, जिन्होंने बहुत ज्यादा केयर की। उसकी रीजन क्या थी कि इस फियर ने उनकी इम्यूनिटी को वीक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका शिकार होगा। तो दूसरा समिया, जैसे आप बता रही हैं कि मास्टर क्लॉक के साथ हमें अपना लाइफस्टाइल जो चेंज करना है, तो मास्टर क्लॉक को एक्टिवेट रखने के लिए हमें कितनी देर की नींद चाहिए और किस वक्त हमें सो जाना चाहिए रात को? देखिए, जिस तरह मैंने अभी मास्टर क्लॉक की बात की कि ये डे एंड नाइट के साथ है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना कि सूरज निकलने के साथ हम जागें और रात अंधेरा होने के साथ हम लोग अपनी बॉडी को रिलैक्सिंग स्टेट में लेके जाना शुरू करें, एक्टिविटीज को कम करें और आहिस्ता आहिस्ता हम सोने का प्लान करें। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि नाइट की जो स्लीप होती है, जिसे हम नॉकटर्नल स्लीप भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी की टॉक्सिटी को या फैटीग को, जो पूरे दिन की थकावट होती है, उससे हमें रिलीफ देती है। अब होता कि अगर हम जागते रहेंगे रात को तो ब्रेन को डिटॉक्स करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, पिछले दिन की थकावट नहीं निकलेगी, तो अगले दिन हम कैसे फ्रेश होंगे? अब इसकी बहुत आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप सुबह उठें, अपना फेस जरा आईने में देखें, अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है या आपकी सूजी हुई आंखें लग रही हैं, तो आप समझ रहे हैं कि रात को बॉडी डिटॉक्स नहीं हुई है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल सका, चाहे आप कहें कि हम बहुत सोए हैं। सो आपको डे एंड नाइट के साथ अपने आप को सिंक करना है। तो ये जिन लोगों का है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी रूटीन को अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में बना सकते हैं। तो फिर किस तरह डेली लाइफ मेडिसिन के जरिए या लाइफस्टाइल मेडिसिन के जरिए हम किस तरह अपनी नींद को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग फिर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हम लोग सोते हैं, हम प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले भी लें, लेकिन सुबह हम लोग वही डिस्टर्ब उठते हैं या हमें ऐसा लग रहा होता है हम अभी भी थके हुए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई। देखिए, इसमें सिर्फ स्लीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमारी लाइफ के और एस्पेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं।
स्लीप क्यों नहीं ठीक आ रही है, आप रात को लेटे हुए हैं, टाइम पे आप सोना चाहते हैं लेकिन नहीं सो पाए, इसकी एक रीज़न आपकी फूड हो सकती है। आप जो वो खा रहे हैं, हमारे यहाँ फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कमी है, लेकिन हमें फूड की कम्बिनेशंस का आइडिया नहीं है। लोगों को जो उनसे उसकी फूड की एब्जॉर्प्शन का बड़ा प्रॉब्लम है, वो उल्टा सीधा ऊपर नीचे बेतरतीबी से खाते चले जाते हैं, जिसके इफेक्ट्स उनकी स्लीप के ऊपर आते हैं। सेकंड, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम लोगों का स्ट्रेस लेवल है। अब हम एक स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर होते हैं और 24 घंटे हमारे माइंड में वो चलता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, ये ज़िंदगी में होने वाला है, ये नहीं हो रहा मुझसे। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक दें उसे, तो ये तो आपको भी पता है कि जब हम एक काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं। हम बिला वजह अपने आप को डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस के अंदर इन्वॉल्व रखते हैं। और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो एक और एस्पेक्ट पे बड़ी बात करता है, जिस पे मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल के अलावा किसी ने बात नहीं की है, वो सोशल कनेक्शन है। हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए एक मेडिसिन, एक फूड या इसके अलावा और एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। सो वो लोग जो ज़िंदगी में सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं, अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और एक हैप्पी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उनमें जो ये डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ की रेशो होती है वो भी कम होती है और उनमें लॉन्जिविटी को भी देखा गया है, यानी कि उनकी एज एवरेज लोगों से ज़्यादा होती है। दूसरा समय मुझे बताइएगा कि किस तरह की थेरेपी जो है इस लाइफस्टाइल मेडिसिन में यूज़ की जाती है? देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक पर्सन का जो मास्टर क्लॉक है, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो कितना डिसिंक है। हमारा जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। हम वहाँ से स्टार्ट लेते हुए फिर उसके बाद ये देखते हैं कि इस पर्सन के जो लाइफ के ये 6 पिलर्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें फूड है, स्लीप है, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, इसमें एडिक्शन भी आ जाती है। हमारे पाकिस्तानियों में ड्रग एडिक्शन तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चाय की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ फूड की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ स्क्रीन के यूज की एडिक्शन कह सकते हैं हम लोग, जंक फूड की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। तो मतलब ये एडिक्शन की हम बात करते हैं, सोशल कनेक्शंस की बात करते हैं, हमने इन तमाम एरियाज को लेके चलना होता है। और जब हम मिलके इन चीज़ों पे काम करते हैं तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाता है। उसके रेगुलेट होने से आपके ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स जो कि बज़ाहिर आपको लगता है कि ये तो मेडिसिन के बगैर ठीक ही नहीं हो सकते, वो ठीक हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि इसके थ्रू हमने कैंसर को रिवर्स किया हुआ है, इसके थ्रू हमने डायबिटीज को रिवर्स किया हुआ है, डिफरेंट टाइप की जो एलर्जीज होती हैं उनको हमने रिवर्स किया हुआ है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन डिजीज रिवर्सल पे भी काम करता है, डिजीज मैनेजमेंट पे भी काम करता है। मतलब आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर? हाँ, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो आपने अपना पिछले 8-10 सालों में बहुत बुरा हाल कर लिया है और आप अपने ऊपर ज्यादती कर चुके हुए हो, फिर तो यकीनन आपको एक खास हद तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी आप बाउंड्री के ऊपर हो और आप अभी से ही ये चाहते हो, एग्जैक्टली, अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हो तो आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना के अपने आप को बहुत सारी डिजीज से ऑलरेडी बचा सकते हो। और इवन देन अगर आपकी मेडिसिन चल भी रही हैं, जैसे कि हमारे पास कार्डिक के पेशेंट्स आते हैं, वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेडिसिन कम होती हैं और इन एंड उनकी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होने पड़ती है। सिर्फ ये लाइफस्टाइल मेडिसिन की वजह से उनकी थेरेपी होती है, जिसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनको फिर मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। समिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी, लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच हैं। समिया, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और इस बारे में हमें आगाह किया और हमारे देखने वालों को भी बताया है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्चुअली होती क्या है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान टैलेंटेड और बासलाहियत लोगों की सरजमीन है। यहाँ ऐसा टैलेंट मौजूद है कि आप उनका काम देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। आप किसी भी शोबे को पकड़ लें, आपको ऐसे ऐसे बासलाहियत लोग मिलेंगे जो अपने हुनर में कमाल महारत रखते हैं। आज भी हम आपकी कुछ मुलाकात करवाने वाले हैं। पेंटिंग्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो आपने बहुत सी पेंटिंग्स जो है वो देखी होंगी
लेकिन क्या आपने कभी किसी पेंटिंग को महसूस किया है? यकीनन आपका जो जवाब है वो नहीं भी होगा। तो आज हम आपकी जो मुलाकात है वो पाकिस्तान के ऐसे आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिसकी पेंटिंग्स को आप महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल एक मुजस्मे की तरह। वो तारीखी तस्वीर को 3D पेंटिंग्स का रूप देने का मुनफरिद हुनर भी जानते हैं और उनके फन पारों पर हकीकत का गुमा होता है और उनके फन के शाहकार देखने वाले पल के झपकना भी भूल जाते हैं। उनका दावा है कि वो दुनिया भर में ऐसी पेंटिंग्स बनाने वाले वाहिद आर्टिस्ट हैं। ये वो सब कैसे कर रहे हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन हैं, 3D आर्टिस्ट हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर चैनल। और मैं अपनी तरफ से आपके प्रोग्राम जागो लाहौर के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देखते हैं और के फ़ौज एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ शोबा है और जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है वो एक फील्ड है। तो आपने कैसे इन दोनों को मिलाया और कब आपको शौक हुआ कि आपने एक आर्टिस्ट बनना है? ये आर्टिस्ट की कहानी हम जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल है आर्टिस्ट तो शायद कहीं बचपन से ही था मुझ में, और लेकिन चूंकि वो हालात ऐसे चलते रहते हैं, आर्मी का आप सही कह रही हैं कि बड़ा एक टफ किस्म की रूटीन होती है। लेकिन मुझे कुछ मौके ऐसे मिले कि आर्मी के अंदर ही तकरीबन मेरी जब आखिरी स्टेज थी सर्विस की, तो उस दौरान ही मैंने ये आर्ट शुरू किया। और ये बेसिकली वो एक क्ले होती है, डो जिसको बोलते हैं, उस ज़माने में तो डो कहते थे, बाद में जब मैंने उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की तो इट इज़ नोन एज कोल्ड पोर्सलिन। तो बस उस वक़्त से तकरीबन 2001-2 की बात है जब मैंने ये काम शुरू किया था। ठीक है। तो सर, ये बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे ये रियल में हम लोग देख रहे हैं, मतलब हकीकत का गुमा देती है ये जो 3D आर्ट होती है। तो इसमें कितना वक्त लगता है, कितनी मुश्किल है ये आर्ट करना? ये बेसिकली 3D ही है, यानी ये कोई इसमें ऐसे इल्यूजन नहीं है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी आजकल एक 3D का जिसमें इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि वो 3D फील होती है। ये बेसिकली 3D ही है और इसको आर्ट की दुनिया में रिलीफ आर्ट कहते हैं। और ये उस हिसाब से कोई नया नहीं है। रिलीफ आर्ट तो बेशुमार काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, जिसमें वुड में किया जाता है और क्ले में किया जाता है और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो मीडियम है उनको इस्तेमाल किया जाता है रिलीफ आर्ट के लिए। तो मैंने जो अपना मीडियम है वो कोल्ड पोर्सलिन को मुंतखब किया और फिर उसमें इनिशियली फ्लावर मेकिंग और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको लेके आया अपने स्कल्पचर्स की तरफ। तो ये जितने भी आपको मेरे स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली 3D रिलीफ में है। और सिर्फ ये रिलीफ नहीं है, रिलीफ वो थोड़ा सा मैं इसको वाज़े कर दूं, रिलीफ वो होता है कि जिसकी बैक साइड स्ट्रेट होती है और उसके ऊपर उभरी हुई चीजें होती हैं। ओके। और वैसे जो 3D होता है वो तो 3D जो फिजिकल चीज मौजूद होती है उसको 3D कहते हैं। तो सर, अगर एक पीस के बारे में पूछा जाए तो उसको बनाते हुए, एक आर्ट पीस को बनाते हुए कितना वक्त लगता है आपको? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस पीस के अंदर डिटेलिंग कितनी है और फिर ये है कि मेरा मूड कैसा है। या आर्टिस्ट आदमी जो है वो उसको अपना टाइम भी देखना पड़ता है कि वो हर वक्त काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसे अभी शायद आपको मेरे पीछे एक नजर आ रही होगी जो कि रिलीफ वर्क है टीपू सुल्तान का। ये तकरीबन इसको मुझे 5-6 महीने लगे थे इसको मुकम्मल तैयार करने में। तो उसके अलावा बाकी भी जो हैं वो भी इसी तरीके से अपने जो उनका जो साइज है और उनके अंदर जो डिटेलिंग है उसके हिसाब से हमें टाइम लगता है कि कितना उसके ऊपर। तो सर, क्या आपने ये बाकायदा कहीं से सीखा है, किसी इंस्टीट्यूट से, या खुद से ही वीडियोस देख कर या इंस्पिरेशन हासिल करके आपने ये स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने सीखा तो नहीं, मतलब ये कोई इंट्यूटिव था और इसको मैंने खुद ही जो है ना ये रास्ता तलाश किया है और ये तो खुद ही मैंने बनाया है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप गॉड गिफ्टेड हैं। जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत, और इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर सलाहियतें तो मौजूद होती हैं। हर इंसान गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ लोग उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ के अंदर रह जाती हैं।
तो ये जो एस्थेटिक्स है या जो जमालियात है, ये अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत देन है इंसानियत को। ये सिर्फ इंसानों के अंदर मौजूद होती है, बाकी अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है उनके अंदर ये जो हिस्से जमालियात है वो यकीनन नहीं होती। और दूसरा सर, हमने देखा है कि आपने जो तारीखी मकामात को 3D पेंटिंग्स में ढाला है, तो आपने तारीख को ही या हिस्ट्री को ही बतौर जो अपना एक टॉपिक कह लें या मौजू ही क्यों चुना है? हिस्ट्री बेसिकली मुझे खुद बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग, ऑल्दो कि मैं अपने जो स्टडी टाइम्स में तो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, और फिर मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में रहा, तो वो एक साइंस का ही पूरा शोबा है। लेकिन हिस्ट्री जो है वो मेरा एक वैसे शौक था, मैं काफी इसको पढ़ता भी रहता था। फिर मेरा जो बेसिकली जो थीम है वो नॉस्टैल्जिया है। इसी के नाम से मेरी एक गैलरी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर, उसका नाम नॉस्टैल्जिया गैलरिया है, जिसके अंदर मैंने ये काम डिस्प्ले किया हुआ है। तो हिस्ट्री के अंदर बेसिकली मेरा जो कहने का या ये काम करने का मकसद है कि एक पीस से आप पूरी एक फील ले लें, पूरे उस जमाने को देख लें, पूरे उस जमाने की जो चीजें आप शायद एक पूरी किताब में पढ़ें, वो एक आपको जो रिलीफ वर्क है वो आपको सब एक्सप्लेन कर दे। और ये ऐसे ही है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो तस्वीर की जबान जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत हजार अल्फाज के। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपने फ्लोरल आर्ट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, हमें उस हवाले से भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा, उसके बारे में भी बताइएगा। जी हाँ, फ्लोरल आर्ट बेसिकली शुरू तो मैंने फ्लोरल आर्ट से ही किया था। और ये जो मीडियम था ये था ही फ्लोरल आर्ट का, और इसको ज़्यादातर ख़वातीन इस्तेमाल करती थी। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो टीवी के ऊपर भी काफ़ी प्रोग्राम लगते थे फ्लोरल आर्ट के, और उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन आती थी जो कि सिखाती थी। तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैंने काफ़ी फ्लोरल आर्ट पे काम किया है। पता नहीं, अब चूंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, शायद आपने उसमें एक्सप्लोर किया है। मेरा जो है उसमें फ्लोरल आर्ट की काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने लैंप्स बनाए हैं, जिसमें मेरे बाकी जो वॉल पीसेस हैं वो सारे फ्लोरल आर्ट भी हैं, लैंप्स भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगर ये बल्कि एक मैं ये टाइम लेके आपको, ये मेरे सामने एक पीस पड़ा हुआ है, ये आज से तकरीबन 20 साल पुराना है, और ये तकरीबन इससे शुरू हुई थी, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मेरी बेगम का बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ही ये काम कर रहे होते हैं? नहीं, वो तो शुरू में कर रहे थे, बाद में तो उसके लिए बेचारी के लिए अजाब बन गया था कि ये हर वक्त घर के अंदर, आपको पता है जब इस किस्म का काम होता है तो उसमें कितना गंद पड़ता है। तो शुरू में तो मैंने उसी को देख के शुरू किया था। अच्छा। लेकिन बाद में बड़े जी हाँ। तो सर, आपको पहला अपना 3D का कोई वो पीस याद है जो आपने बनाया हो, आर्ट पीस, और किस हवाले से बनाया था, ये याद है आपको? जी हाँ, पहला जो पीस है वो, चूंकि मेरे इतना लंबा ये टाइम नहीं है, इसलिए मुझे हर चीज याद है कि कब मैंने ये शुरू किया था। ये 2007 की बात है। मैं आई वॉज पोस्टेड इन कोहाट में था मैं, और वो टाइम भी ऐसा था कि उस वक्त हमारे घरों के ऊपर मिसाइल भी आया करते थे। अच्छा। तो उस टाइम पे वो मैंने पहला जो वो पीस बनाया था, वो बेसिकली था लाहौर फोर्ट का जो वो दरवाजा है, उसको मैंने डिपिक्ट किया था। वो अभी भी कहीं मेरे पास मौजूद है, अगर होता यहाँ तो मैं आपको दिखाता, लेकिन वो मेरा पहला पीस था जो मैंने बनाया था। तो सर, आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान में बात की जाए, आपकी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो 3D आर्टिस्ट बनना चाहते होंगे, या अपना ये जो छुपा हुआ आर्ट है इसको बाहर निकालना चाहते होंगे, तो कोई ऐसे इदारे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं? देखें, चूंकि मैं खुद इस ना इन इदारों में गया हूँ, ना मुझे इनका ज्यादा वो इल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यकीनन ये जो जिस तरह बाकी कॉलेजेस हैं, NCA है या इस तरह के हैं, उनके अंदर चीजें तो सिखाते होंगे, लेकिन शायद इस तरह की चीज नहीं है। और इसके लिए फिर इदारे भी बनाए जा सकते हैं। मैं खुद भी कोशिश कर सकता हूँ कि कोई एकेडमी खोली जाए ताकि इसको आगे ट्रांसफर किया जाए यंगस्टर्स के अंदर। बच्चों को शौक है चीजों का, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि आजकल के दौर में एक साल से, बल्कि मेरा ख्याल है
जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके और बूढ़े भी अभी इस मोबाइल के ऊपर ही लगे रहते हैं और हर वक्त उनका काम यही है कि वो इसी पे ही लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कैथारसिस है, आप इन चीज़ों से हट जाते हैं, उसके अंदर आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आर्ट को जब आप करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ फील होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर क्या कहेंगे, मतलब जो देखने वाले हैं, और जैसे आपने कहा कि आजकल सारे ही मोबाइल्स पे लगे हुए होते हैं, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ही हमारे लिए ख़तरनाक होती जा रही है कि हम इन चीज़ों से, आर्ट से या बाकी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या मशवरा देंगे लोगों को कि वो आर्ट के साथ किस तरह ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं? पहली बात यह है कि मैं कोई टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बड़ा आई एम वेरी फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी और मैं खुद भी काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ टेक्नोलॉजी, लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो म्याना रवी तरीके से होना चाहिए, तो वो यकीनन ज़रूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ की है कि अगर हम बच्चों के अंदर जो उनकी हॉबी है, जो एक क्रिएशन अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी रखी हुई है मुख्तलिफ कैपेसिटी में, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपनी हॉबीज की तरफ भी तवज्जो दें, अपनी जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं उनको भी देखें और कोशिश करें कि जो भी है, ये नहीं होता कि हर कोई अब आके कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा या पिकासो बन जाएगा, या सिर्फ ये है कि वो अपना एक कैथारसिस कर सकते हैं और उसमें अपना बड़ा उनको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगी जब आप अपनी हॉबीज की तरफ तवज्जो दें। वो सिर्फ आर्ट नहीं है, वो और भी है, खेल भी एक हॉबी है, पढ़ना भी हॉबी है, बुक्स रीडिंग भी हॉबी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट बच्चों को कुछ ना कुछ टाइम अपनी हॉबीज को जरूर देना चाहिए। दूसरा सर, मुझे लास्ट में ही बता दीजिए, बहुत से लोग आपको भी देख भी रहे होंगे, तो वो अगर आपसे सीखना चाहते हैं 3D आर्ट, तो वो आपसे किस तरह राबता कर सकते हैं? अच्छा, मैं बेसिकली एक मैंने चैनल भी बनाया है, ऑयल ज़ीरॉक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस ये भी करता हूँ, बाकी भी अपनी गैलरी के अंदर से जो वीडियोस हैं वो भी मैं उस पर ऑन एयर कर रहा हूँ। और उसमें ये है कि जो हमारे सीखने वाले हैं वो उसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अब मैंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट को भी उसमें बुलाना शुरू किया है जो कि अपनी अपनी टेक्निक्स बता सकते हैं, और मैं खुद भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरा एक व्यूअरशिप अच्छी हो जाती है तो मैं उसमें अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दूंगा ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ जाए। और फिर ये है कि मेरी गैलरी है और उसके अलावा एक ऑयल ज़ीरॉक्स के नाम से इस पे है इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। हमने गैलरी का एक दो पोर्शन बनाए हुए हैं। एक तो ये है कि इसमें 3D है, इसके अलावा जो है कि पोर्ट्रेट भी हम बनाते हैं। वो मेरे आर्टिस्ट जब, चूंकि ये काम मेरा ऐसा होता है कि मुझे एक पीस में 2-3 महीने लग जाते हैं। अब मेरे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और वो चूंकि बैठे रहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप ये पोर्ट्रेट बनाएं। अच्छा। और मैं ये मौका देखते हुए मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विक्टर साहब हैं, परवेज सादिक है, उसके अलावा तारिक साहब हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, टीम के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3D आर्टिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं, और जिस तरह फ़ौज से वो ताल्लुक़ रखते थे लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो शौक़ था आर्ट एंड क्राफ्ट का उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत 3D आर्ट जो है वो करते हैं। उनकी गैलरी भी मौजूद है और अगर आप लोग विज़िट भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ये हमारा सेगमेंट है सेल्फ केयर के हवाले से, और इसमें हम सेल्फ केयर के हवाले से दरपेश मसाइल और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स अपनी कीमती राय भी हमें देते हैं। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है, और हम सबको किसी न किसी हद तक इस चीज़ का मसला रहता ही है, और वो मसला है बदलते मौसम में स्किन इश्यूज़ का। जब मौसम बदलता है तो बहुत से लोगों को एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है,
स्कार्स जैसे जो इशू है उनका सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ अक्सर लोगों को उनकी स्किन टाइप का भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट उनको सूट करेगी और कौन सी नहीं करेगी। और कुछ लोगों की मिक्स स्किन भी होती है, जिसकी वजह से उनका जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन केयर कैसी की जानी चाहिए और स्किन टाइप का पता कैसे लगाया जा सकता है, और उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे बालों के हवाले से भी कि बालों में खुश्की और बालों का गिरना और वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होने से उसको किस तरह बचा सकते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अली सिद्दीकी हैं, PRP एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिल फातिमा है, स्किन केयर एक्सपर्ट हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले राबिल आपसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्किन के हवाले से अगर बात करें तो हम सभी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने स्किन को लेके, वो चाहे ख़वातीन हो या फिर अब मर्द भी इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हमें कौन सी प्रोडक्ट अपने स्किन के हिसाब से लगानी है, क्योंकि हमें अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होता। तो फिर ये किस तरह हम लोग अपनी स्किन के लेकर चल सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट थिंग जो आपको या किसी को भी पता होनी चाहिए कि आपने कभी भी कोई प्रोडक्ट, कोई ट्रीटमेंट करने से पहले अपनी स्किन का पता होना चाहिए। हर स्किन टेक्सचर डिफरेंट होता है, हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है। अगर हम इफ़ यू सी विद द नेकेड आई तो आपको लगेगा कि मेरी और स्किन आपकी सेम है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उसे मैग्नीफाई करके आप उसे बड़े लेवल पे नहीं देखते, ठीक है। जब आप मैग्नीफाई उसे स्कैन करके देखते हैं विद प्रॉपर टूल, तभी आपको पता चलता है कि उसके अंदर कोई इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई पस सेल है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तभी वो डायग्नोज हो पाता है और तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉपरली। ठीक है। जैसे कि आप हमारे क्लिनिक बॉडी एवोल्यूशन में आए तो हर फर्स्ट जो आपका सेशन होगा वो प्रॉपरली ही स्कैनिंग है। जैसे डॉक्टर अमजद साहब हैं, ये वाबरा टाउन में होते हैं या मैं बहरिया टाउन में होती हूँ, तो आप आएँ, फ्री कंसल्टेशन। वैसे हमने ये कैंपेन भी चलाई है कि आपके जो शो से जो भी आएंगे हम उनकी फ्री स्कैनिंग और एनालिसिस देंगे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इट्स नीड ऑफ एन ऑर कि लोगों को पता चले भाई आपकी स्किन कौन सी है, आपने उस पर ट्रीटमेंट करना भी है या इवन पहली तो बात है आप प्रोडक्ट से दूर ही रहें। अभी आपने हमसे क्वेश्चन किया कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो आई वुड से प्रोडक्ट से दूर ही रहें। इन केस अब देखें जो भी आप प्रोडक्ट्स देख लें स्टीरॉयड बेस्ड हैं, ठीक है, मर्करी है उसमें, सारी स्किन्स ख़राब हो रही हैं, लोगों को पता नहीं है और सत्यानाश हो रहा है स्किन्स का इन शॉर्ट। तो अगर आपका ज़्यादा ही दिल कर रहा है, इफ़ यू वांट टू स्पेंड मनी, तो आप जाएं, आप सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप वो लें, ठीक है, आप वो खाएं, दिन में 5 मरतबा आप फेस वॉश करें, ठीक है। इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी स्किन पर दोबारा वापस आते हैं राबिल। अभी मैं डॉक्टर अमजद से बात करना चाहूँगी। आप बालों के हवाले से PRP एक्सपर्ट हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी नानी दादियाँ, उनके बड़े मजबूत बाल होते थे, शाइनी बाल, लंबे घने बाल, इतने खूबसूरत। हमारे आजकल इस तरह के नहीं है। आपका तज्जिया क्या कहता है, क्यों है, क्या वजूहात है इसकी? इसकी जो बेसिक रीज़न ये है कि असल में जो हमारी नानियाँ दादी थी ना, वो दे वर नॉट यूज टू केमिकल लोडेड शैम्पूज जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है मार्केट्स में। तो वो लोग असल में ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बालों के मसाले इतने ज़्यादा नहीं होते थे। अब मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं शैम्पूज़ या कोई भी कंडीशनर्स, वो असल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया या कोई और केमिकल से लोडेड होती हैं। तो दूसरी ये कि ज़्यादातर फेक भी होती हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा। एक तो ये वजह है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा थी, आंवला लगाती थी बालों में, सरसों का तेल वगैरह, इससे फिर जारी बात है वो उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अपनी वैल्यू होती है, इसलिए उन लोगों में मसाइल कम थे। फिर हमारी जो जनरेशन है, जो यंग लड़कियाँ हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत बुरी हैं, प्रोटीन नहीं लेती जिससे बालों की ग्रोथ नहीं होती, दूध नहीं पीती बच्चियाँ और जंक फूड खाती हैं, उससे फैट बनती है, सारी बातें ज़्यादा बॉडी में, और स्किन के प्रॉब्लम भी, हेयर के प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे फिर किस तरह हम बच सकते हैं, मतलब क्या ट्रीटमेंट्स इसके हवाले से करा सकते हैं? उसमें ये है कि अगर जी बिल्कुल, उसमें एक तो मैंने जैसे बताया कि ऑर्गेनिक अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है मार्केट में तो दैट्स वेल एंड गुड, आप इस्तेमाल की सारी बात है। शैम्पू का बेसिक मकसद जो है ना, वो न्यूट्रिशन देना नहीं है बालों को, उसके सिर्फ मकसद है सफाई करना। जो डर्ट होती है बालों में उससे क्लीनिंग के लिए असल में लोग समझते हैं कि शैम्पू में न्यूट्रिशंस हैं, हम फ्रूट्स खाएं, एक्सट्रैक्ट लगा लें,
तो उसमें होता है कि वो सिर्फ सफाई के लिए है, असल चीज़ है उसकी केयर करना और अच्छा से मसाज करें ऑयल से उसके साथ। इसके अलावा अगर हमारे सेंटर में आते हैं तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि साल में 2 मरतबा PRP ज़रूर करवाएं। अच्छा, हाँ, ठीक है। उससे बाल आपके बेहतर रहते हैं। और उसमें हम एक स्पेशल करते हैं लेज़र लाइट जो होती है एक स्पेशल बालों के लिए और स्कैल्प के लिए, उसमें हम उनको पोस्ट सेशन ऑफ PRP हम उसको लगा देते हैं। अगर डॉक्टर साहब अगर आम जुबान में अगर जी। बहुत से लोग हमें देख रहे हाँ। होंगे, हम उन्हें बताइए कि PRP एक्चुअली होती जी क्या मैं है, आपको बताता इसका हूँ बिल्कुल। प्रोसेस क्या है? जी PRP बेसिकली ना ये प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वाइट सेल्स और रेड सेल्स। हम एक ख़ास मशीन के ज़रिए जो है ना उसको अलहदा कर लेते हैं। पहले हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का और उसके बाद बारीक सी नीडल होती है, बटरफ्लाई नीडल, और तो उसके बाद ब्लड को हम ट्यूब में डालकर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन से, उससे रेड सेल अलहदा हो जाते हैं, वाइट सेल अलहदा हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब वाइट सेल के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी और भी चीज़ें रखी हुई हैं और डिफरेंट टाइप के वाइट सेल्स हैं, उनमें से एक प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। प्लेटलेट जो है ना, एक तो इसका बुनियादी फंक्शन है कि ये ब्लीडिंग को भी रोकता है, हमारी समय कहीं कट लगता है। इसके अलावा जो असल में अगर रेस्टोरेशन और रिजनरेटिव की बात करें ना, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी जगह पे, बालों में, स्किन में, तो उस जगह के जो टिश्यूज होते हैं ना वो रीग्रो कर जाते हैं। ओके, तो दैट्स वेरी मतलब वंडरफुल एक्चुअली कि आप उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर, अल्लाह ताला ने उसमें ग्रोथ फैक्टर डाले हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स हम इंजेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो बाल दोबारा मतलब बाल मजबूत होना शुरू होते हैं। स्किन में करते हैं तो कोलेजन को बूस्ट करता है। इसके अलावा जो है ना PRP जो है ना आप बॉडी के किसी भी हिस्से की कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ ये स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स के लिए है, हाँ। और डेफिनेटली स्टार्ट यहीं से हुआ था काम। फिर लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक हुई इसके ऊपर मेडिकल साइंस में, तो बॉडी के किसी भी हिस्से में आप PRP कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर हैंड्स, फीट और इंटीमेट एरिया में भी। इंटीमेट एरिया में अगर हम PRP करते हैं तो उससे एक रिजुविनेशन कहते हैं, या कहते हैं कि आपकी वो यंगस्टर वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। बहुत सारे कपल्स जो है ना इस वजह से, इंटीमेट रिलेशन की वजह से ब्रेकअप होते हैं लोगों के। तो इंटीमेट एरिया की रिजुविनेशन हेल्थ के लिए अगर आप PRP लगवाएं दोनों जेंडर्स में, मेल और फीमेल, और दे हैव वेरी एक्सीलेंट एंड वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। ठीक है। अगर राबिल, अगर PRP स्किन के हवाले से अगर बात की जाए तो स्किन पे किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें PRP की ज़रूरत है या कौन सा ट्रीटमेंट हमें करवाना है स्किन के हवाले से? PRP आप मोस्टली जो कर रहे होते हो वो आप जब आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, जब आप एजिंग की तरफ जा रहे होते हो, या फिर आपकी जो स्किन है उस पर कुछ स्पॉट्स हैं और वो ग्लो नहीं है जो आप चाहते हो, मतलब डल सी हो गई है, हो गई है, ठीक है, तो आप यू आर गुड कैंडिडेट फॉर PRP। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता, आपकी स्किन उस तरह हेल्दी नहीं है तो यू कैन हैव द PRP। ठीक है, तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इस एज तक हम लोग करवा सकते हैं, इस एज से पहले नहीं करवाई जा सकती? देखिए, एज इसलिए मोस्टली जो टाइटनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, और टाइटनिंग जो है 25 ऑफ एज कोलेजन टाइटनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। कोलेजन इज अ प्रोटीन। अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो जैसे 2 चीज़ें स्टिक हुई हुई हैं, ठीक है, तो जिसने उन्हें जोड़ा हुआ है वो कोलेजन है। ओके, ठीक है। तो कोलेजन से क्या होगा, वो कोलेजन जब खत्म होने लग पड़ेगा तो वो लूज होने लग पड़ेगी, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। और मोस्टली 25 ऑफ एज के बाद कोलेजन बनना बंद हो जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो PRP इज अ बूस्टर ऑफ कोलेजन। ये कोलेजन को बूस्ट करता है। इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बता दिया, और मुझे लगता है जब से नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट्स की कमी हुई है पूरी दुनिया को ही पता लग गया प्लेटलेट्स क्या है एग्जैक्टली। तो ये अगर स्किन के ट्रीटमेंट PRP लें तो उसके कितने सेशंस होते हैं और मतलब कितनी देर बाद उसका एक सेशन कराना पड़ता है? अच्छा, इसमें आप वंस इन अ ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स, अच्छा, ठीक है, आप ले सकते हैं। दैट्स द बेस्ट। अक्सर लोग जा रहे होते हैं, नहीं हमें 15 दिनों बाद फिर कर दो, 20 दिनों बाद फिर, नहीं, इतना नहीं, आप साल में 2 दफ़ा करवा लें। PRP हमारी फॉलोड बाय होती है फोटोथेरेपी, जिसमें हम लोग 520 नैनोमीटर की लाइट से उसे देते हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रो करती है स्किन। अब हमें बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं, शायद उन्हें इतना ना पता चल रहा हो, तो मैं इसकी एग्जांपल दूंगी घास से। ठीक है, जैसे घास होती है, उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी गोडी कर देते हैं, पंजाबी में कर लेना, तो
सेम इज अ प्रोसीजर, हम उसे वो जो प्लेटलेट्स हमने निकाले हुए हैं दे विल एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, हम उसे फर्टिलाइजर हमारी ही बॉडी से जो प्लेटलेट्स निकाले हुए बेसिकली हम जो खेती लगाते हैं तो उसमें हम क्या चाहिए, हमें 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 खाद चाहिए, हमें हवा चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। तो ये एज ए फर्टिलाइजर है हमारे असल में, हमारी जब हेयर पे लगाते हैं तो वो उसको एज ए खाद की तरह काम करती है। सादा लफ्ज़ों में अगर बताएं तो उससे जाहिर बात है जितनी आप खाद देंगे उतनी अच्छी फसल पैदा होगी। तो ये है। तो डॉक्टर अमजद, अगर बालों की पीआरपी की बात करें तो उसके लिए कितने सेशन चाहिए होते हैं, और अगर कोई आता है आपके लिए पीआरपी करवाने आपसे तो किस तरह वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहले किस स्टेज पर देखा जाता है, किसकी सिचुएशन क्या है? पहले सबसे पहले तो हम उसका स्किन हेयर एनालिसिस करते हैं ना। पहले हमारे पास एनालाइजर हैं बेसिकली टूल्स, जैसे वो हमारे बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है हमें बता देते हैं कि बालों की थिकनेस का मसला है या कुछ और इश्यूज़ हैं, तो उसमें हम स्किन एनालिसिस करते हैं, हेयर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि साल में 2 सेशंस ज़रूर लेने चाहिए, और वैसे जो रिकमेंडेड गैप है वो 2 मंथ्स से पहले आपको नेक्स्ट सेशन कभी नहीं लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पीआरपी का आपने एक सेशन करवाया अगर आज लेट्स सपोज, तो 2 महीने के बाद, इससे पहले नहीं, क्योंकि उसमें उसको टिश्यूज़ को टाइम चाहिए रिजनरेट होने के लिए। तो डोंट लोड अप विद दैट। 2 महीने का गैप के बाद आप रिपीट करवा सकते हैं, बट वी रिकमेंड कि साल में 2 मरतबा ज़रूर करवाएं पीआरपी। उससे आपकी बालों की डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी, बालों की मजबूती भी होगी और थिकनेस भी बढ़ जाएगी। और दूसरा डॉक्टर अमजद, ये क्या पीआरपी सब लोगों के लिए है या फिर जिनके सिर्फ बाल गिर रहे हैं? नहीं, कोई भी करवा सकता है। मतलब बाद लोग कॉन्शियस होते हैं जैसे बाल गिर नहीं रहे हैं, लेकिन दे वांट कि भाई हमारा जो है ना वो बाल ना गिरे मुस्तकबिल में, तो वो भी करवा सकते हैं। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है? कोई एज लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। इसी तरह से इंटीमेट एरिया में भी अगर आपको मसला नहीं भी है तब भी आप लगवा सकते हैं तो बूस्ट द पावर। और हम देखते हैं कि डॉक्टर अमजद, बहुत से लोग हैं उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और बहुत से लोग कलर भी करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हमारे बाल जो है वो जल्दी गिरना और नुकसानदेह हो सकता है? कलर्स में ये होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स तो होते हैं डेफिनेटली। तो अमोनिया होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बालों को नुकसान दे देते हैं, लेकिन कोई भी हेयर कलर होता है इसके बगैर नहीं बनता। अब जो रिसेंटली जारी बात लोगों ने कंपेन की सोशल मीडिया पे, जैसे होता है लोग अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो अब अमोनिया फ्री और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री अवेलेबल हैं। अगर आप कोई करना चाहता है, अपने बालों को कलर करना चाहता है, तो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ये कि वो यूज़ की जा सकते हैं। आप कंटेंट पढ़ लें उसके, उसमें लिखा होगा अमोनिया फ्री है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री है। एक तो ये है, क्योंकि कलर्स जो है ना जारी बात है वो एज के साथ भी फैक्टर होता है एज का। इसके अलावा अगर यंग एज में किसी को बाल सफ़ेद होते हैं तो उसका ताल्लुक जो है ना वो स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से भी होता है। और जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन डाइट नहीं है बच्चों के आजकल, प्रोटीन डाइट नहीं है ये शो। बाकी ये पीआरपी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया आपको। अच्छा, पीआरपी जो है ना हर जगह बहुत सारे सेंटर्स में हो रही है, बहुत सारे सेंटर्स में लोग कर रहे हैं उसको, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है, प्रोटोकॉल है, हम वो फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हमारे जो क्लिनिक्स हैं बॉडी एवोल्यूशन के, उसमें हम चाहे वो इंटीमेट एरिया की पीआरपी है चाहे हेयर की है, प्रोटोकॉल सेम है उसमें। ठीक है। तो हमारी एक स्पेशल किट होती है बेसिकली इस तरह की ना, इसमें स्टेरिलाइज होती है, हर पेशेंट के लिए अलग इस्तेमाल होती है, ये जो किट है ये प्रॉपर्ली पीआरपी के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल होती है जी। इसके अंदर 2 डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स होती हैं, एक में सैंपल डाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको निकाल के इस ट्यूब में डालते हैं जो एक्टिवेट करता है उस ग्रोथ फैक्टर्स को, देन वी इंजेक्ट। तो ये ख़ास इस तरह की जो है ना आजकल जिसके पास अगर किसी सेटअप में आपके पास ये किट है तो ये ज़रूर जो है ना आप उससे पूछें कि आपके पास प्रॉपर किट है। अगर आप इस तरह की किट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो बंदा एक्सपर्ट है, बिल्कुल प्रोफेशनल है अपने फील्ड के हिसाब से, तभी आप उससे कोई भी जो है वो स्किन केयर के या बालों के हवाले से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दूसरा ये कि हमारे पास जो है ना बाकायदा मशीन है, इंजेक्टर्स हैं हमारे पास हेयर के लिए तो ख़ासतौर पर, स्किन के लिए भी। तो उसमें ये है कि जहाँ पे जो दूसरे क्लिनिक में होते हैं, छोटे क्लिनिक्स में, वो नीडल के साथ, सिंपल नीडल के साथ प्रिक करते हैं सर में और लगा देते हैं। उससे 2 नुकसान हो सकते हैं, एक तो ये कि वो डीप जा सकता है क्योंकि उसकी मेजरमेंट कैलकुलेटेड नहीं होती। अच्छा, हमारे पास जो मशीन है ना उसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ नीडल और क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम, कितना हम इंजेक्ट करना है एक जगह पर, वो कैलकुलेटेड होता है मशीन के जरिए। उसका ये फ़ायदा है, इसलिए वो डीप नहीं जाती ना, वो सुपरफिशियल होती हैं, वो उतना ही जाती हैं जितना हमने कैलकुलेट किया होता है स्किन के हिसाब से।
ये असल में डिफरेंस यहाँ से रिजल्ट का डिफरेंट आता है। और कॉम्प्लिकेशन जो है ना, अगर वो डीप अब बहुत चली जाए नीडल तो उससे सारी बात स्वेलिंग फेस की कोई हो सकता है। तो ये हमारे पास इंजेक्टर है स्पेशली स्किन के लिए भी और बालों के हवाले से भी। जाते जाते राबिल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक्नी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लड़कियों के, उसके हवाले से आप लोग हमें डेली रूटीन में क्या अपनी जो है वो स्किन केयर के हवाले से करना चाहिए? इसके लिए फर्स्ट थिंग, अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, आप कुछ अप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो ट्राई टू गो फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स, बी नेचुरल। आई ऑलवेज से प्लीज़ बी नेचुरल, ठीक है। फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको एक्नी के लिए मल्टीपल रीजंस होती हैं। अच्छा। फर्स्ट थिंग हमेशा यही होगी कि आप जाएं और आप स्कैनिंग करवाएं, ठीक है। आप एनालिसिस करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर उसे ताकि ट्रीट किया जाए, ठीक है। इसके लिए जैसे हमारे सेंटर में देयर आर प्रॉपर मशीन्स, ठीक है। जैसे सर ने PRP की बात की, तो वो भी हमारी कंप्यूटराइज्ड ही मशीन्स होती हैं, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। डेप्थ वो एरिया डायग्नोज कर लेता है, इतने एरिया में इतने शॉट्स आएंगे, इतना सीरम इंजेक्ट होगा, तो वो डिफरेंस आता है। या फिर एक्नी को लेके हमारी जो है स्किन वो को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो तो पहले उसको स्कैन किया जाता है, फिर उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। मतलब पहले स्कैन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है, फिर उसी हवाले से आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है। डॉक्टर अमजद अली सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और डॉक्टर राबिल फातिमा भी हमारे साथ मौजूद थी। राबिल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और PRP के हवाले से आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कशन की है। और बहुत सी PRP के हवाले से मिथ्स भी होंगी, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुँची होंगी। आज के इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ें पता चल गई होंगी। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं ख़वातीन और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो मोटरवे केस और जो ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े ने पूरी कौम को झिंझोड़ कर रख दिया था। मोटरवे वाक़े के मुहर्रिकात और खामियों से सबक सीखते हुए और मुल्क में बढ़ते हुए ख़वातीन के खिलाफ हरासानी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए ऐसा जदीद मैकेनिज़्म बनाने का ऐलान किया गया था कि जो हर किसी के एक्सेस में हो और ऐसी हालत में जल्द से जल्द मदद की फराहमी मुमकिन हो सके। और इस अफसोसनाक हादसे के बाद पंजाब पुलिस की जानिब से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप का इजरा किया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से बनाई गई पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप में साइबर क्राइम और वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट जैसे अहम इदारों को भी शामिल किया गया है। और इस ऐप में मज़ीद फ़ीचर्स भी ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से नए फ़ीचर्स हैं, इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG कामरान खान साहब हैं, COO हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर, ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ्टी ऐप बनाई गई है। सबसे पहले तो हम उससे तारुफ करवा दें हमारा कि वो किस तरह इस्तेमाल होगी और उसमें जो नए फ़ीचर्स हैं वो कौन कौन से ऐड ऑन किए गए हैं। बुनियादी तौर पे इस ऐप को जारी करने का मकसद ये था कि जी ख़वातीन, हमारे पास 15 की कॉल्स आती हैं, पूरे लाहौर से आती हैं, पूरे पंजाब से आती हैं 15 की कॉल्स। लाहौर से तकरीबन डेली बेसिस पे 9 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं। इसमें ज़्यादा हॉक्स कॉल्स होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा। और इसी तरह पंजाब से 50 से 60 हज़ार कॉल डेली आती हैं। उसका जब हमने एनालिसिस किया तो मैं उसमें नजर आया कि जनरली बिलअमूम अक्सर लोग, मर्द हज़रात को भी, लेकिन ख़वातीन को बिलखसूस नहीं मालूम होता कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जब वो घर से बाहर कहीं पे होती हैं, बाज़ार में होती हैं, किसी जगह से किसी रिक्शे पे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रही हैं और वहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाए, उनको कोई मुश्किल पेश आ जाए, तो वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे हैं, तो वो उनको रिस्पॉन्स देने में हमें डिले आता था। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस ऐप को जारी किया कि बात वही है, अभी भी आपका ये ऐप जो है उस 15 पे ही कनेक्ट करती है आपको, 15 पे ही कॉल भेजती है। अच्छा। लेकिन उसके साथ आपकी लोकेशन भी आ जाती है। अगर आप इस ऐप के जरिए हमें कॉल करें तो उसके जरिए हमारे पास लोकेशन आ जाती है और हमें आसानी हो जाती है कि हमें एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पता लग जाती है कि किस एरिया में आप खड़ी हैं, और फिर हम वहाँ पे पुलिस को अकॉर्डिंगली या जो भी रिस्पांस चाहिए, एम्बुलेंस की चाहिए, वो रिस्पांस वहाँ तक हम आपको पहुँचाने के लिए पूरी जिस तरह भी सिस्टम है उसका सिस्टम का एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसमें जब हमने शुरू किया तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि ये जो कोऑर्डिनेट्स लेने थे ये गूगल के जरिए लेने पड़ते हैं। अच्छा। उसके पेमेंट के इश्यूज थे,
फिर हमने इसका एक ऑल्टरनेट तरीका निकाला, इसमें चैट के जरिए हमने किया कि ख़वातीन, और ये भी हमने रियलाइज़ किया कि जो यंगर जनरेशन है वो कॉल कम करती है और चैट पे ज़्यादा वो यूज़र फ्रेंडली है। तो चैट का फीचर ऐड किया, चैट के जरिए भी हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अल्टीमेटली हमने वो जो कॉल के वाले था फीचर वो भी हासिल कर लिया है। अब हमारे दोनों तरीके से, दोनों ही है, दोनों तरीके से जी 15 पे कॉल करें या चैट करें, दोनों सूरतों में हमारे पास लोकेशन आ जाती है और हमें एक आसानी हो जाती है कि आप किस जगह पे एग्जैक्ट खड़ी और हमें कहाँ पे रिस्पांस भिजवानी है। तो अगर ये जो अलर्ट बटन अगर हम दबाएंगे तो हमारी कॉल चली जाएगी जी 15 पे कनेक्ट कर देगी। ठीक है, और जो चैट करेंगे वो कहाँ पर? वो भी जी वहीं पे सिस्टम है, वहीं पे लोग जहाँ 15 पे कॉल्स लेती हैं वहीं पे हमारे स्पेशल कंसोल्स हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स 3-4 ऑफिसर्स हर वक्त बैठे हुए हैं। ठीक है, जो उन चैट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसके चैट को रिस्पॉन्ड करने के बाद वही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो 15 की कॉल सुनने के बाद मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपको रिस्पॉन्स पहुंचाई जाती है। तो कितनी देर का जो रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों ने रखा हुआ है? जी देखें, आइडियली तो जो आप तक पहुंचने तक कोई खातून ने कहा है उसको लेस देन 5-6-7 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली, और हमारी कोशिश भी यही होती है। लाहौर की हद तक तो हम बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि लाहौर में डॉल्फिन हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, पीरू है, थाना है, 3 अवेलेबल हैं। लेकिन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिले आ जाता है। अगर आप अर्बन उसके एरिया के अंदर कर रहे हैं फिर तो रिस्पांस लेवल बेहतर होगा, लेकिन अगर आप किसी दूर दराज गांव से कॉल करके ऐसी कोई इतला दे रहे हैं तो जाहिर है वहाँ पे हर वक्त ऐसे जैसे मोटरसाइकिल्स यहाँ पे फिरते रहते हैं तो बाइक्स इधर नहीं फिर रही होती। बिल्कुल ऐसे वो बाइकर्स को उधर पहुंचाने में या थाने की गाड़ी को पहुंचाने में वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पांस टाइम थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। लेकिन जनरली इसको प्रायोरिटाइज किया गया है। आईजी साहब ने इसके ऊपर एक एसओपी जारी की हुई है, पूरे पंजाब लेवल पे है, तमाम डीपीओज को इसमें रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है और वो पाबंद हैं कि इसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो वुमेन सेफ्टी ऐप पे खास तौर पे लोग खवातीन रब्ता कर रही हैं और कोई हेल्प मांग रही हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रिस्पॉन्ड किया जाए। ये तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था जिसके तहत ये एप्लीकेशन बनाई गई। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ हमने रियलाइज किया, जैसे हमने खुद रेफरेंस दिया 2 वाकयात का, इसमें बिलखुसूस जो सियालकोट मोटरवे का वाकया हुआ वो मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, वो एरिया किसी और का था, वो खातून किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रब्ता करने की कोशिश करती रही जिसकी वजह से डिले हुआ और वो हादसा हो गया। अब खवातीन को एज पुलिस ऑफिसर मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी नंबर्स हैं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बट जब इमरजेंसी आए, जब पैनिक में शायद हमें याद भी नहीं आता। ये होता है कि कोई नंबर है लेकिन उसका नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा होता। तो इसको हमने एक पैकेज के सोल्यूशन बना दिया कि इसमें खवातीन को घर में रहते हुए घर से बाहर निकलें तो कौन कौन से ऐसे इमरजेंसी नंबर है जिनकी जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे 15 पे तो एक हर वक्त आप पुलिस से जहां भी हो रब्ता कर सकती हैं, चाहे रोड पे हैं कहीं पे हैं, लेकिन अगर आप मोटरवे हैं तो बिलखसूस आपको मोटरवे का 130 नंबर का पता होना चाहिए, तो मोटरवे से रब्ता करें। पंजाब के आप किसी शहर में या शाहराहों पे अगर आप मूव कर रहे हैं, हाईवेज पे हैं और वो मोटरवे के अंडर नहीं आती तो वहाँ पे पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है, उसका नंबर है 1124, आप उससे रब्ता करें। यूनिवर्सल नंबर हमेशा 15 रहेगा, पुलिस को बताएंगे, लेकिन अगर आप हाईवे पे किसी को करेंगे तो चूंकि हाईवे पे मूव कर रहे हैं वो जल्दी आप तक पहुंचेंगे। थाने को 15 पे इतला देंगे, रिस्पांस वहां से भी आएगी, लेकिन जाहिर है थाना को दूर है, वो हाईवे पे आते हुए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए जितने भी पॉसिबल नंबर थे वो तो पुलिस के हवाले से हमने दे दिए। इसके अलावा अगर हाईवे पे खुदा ना खास से एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, 1122 का इमरजेंसी नंबर है, वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आजकल एक फिनोमेना चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर खवातीन को हरास किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, फोटोशॉप करके पिक्चर्स को यूज किया जा रहा है, मोबाइल के ऊपर तंग किया जा रहा है। ये आते हैं साइबर क्राइम के जिम्मे में। अगर आप इसको 15 पे पुलिस को इतला भी देंगे तो वो आपको यही गाइड करेंगे कि जी आप इसमें साइबर वालों से साइबर क्राइम को इन्वॉल्व करें, साइबर को करें। तो अब वो कौन सा नंबर है इस पे साइबर को रब्ता करना है, तो 1991 1991 का नंबर है जो वो भी हमने इसमें दे दिया। अगर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो आपको उस पैकेज के अंदर वो भी नंबर मिल जाए। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट खवातीन के साथ जो खवातीन विक्टिम बनती हैं वायलेंस का, चाहे वो घरेलू तशद्दुद का, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या अदरवाइज कोई क्राइम हुआ हो, उसमें उनका शिकार हो जाए और पोस्ट इंसिडेंट उनको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, लीगल असिस्टेंस चाहिए, तो उसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, उनका एक इमरजेंसी नंबर है 1043 जो 24 घंटे सर्विस देता है और उस पर लॉयर्स 24 घंटे बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जो इस किस्म के असिस्टेंस देने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो जनरली खवातीन को इस नंबर का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। तो ये सारे नंबर एज ए पैकेज हमने इसमें शामिल कर दिए कि अब आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो आपको इस नंबरों के जरिए इसी पैकेज में, आपको पता होगा कि अगर नंबर याद नहीं भी है, खवातीन वुमेन सेफ्टी ऐप मेरे पास है, उसमें नंबर मिल जाएगा, मैं वहाँ से रब्ता करूँगा। लेकिन सर ये तो चीज़ें होगी कि हमें याद रहेगा या नहीं रहेगा या उसको हम ओपन करेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कि अगर एक कोई खातून के साथ जाती हो रही है या उसको अगवा किया जा रहा है तो उस टाइम एक तो पैनिक
बहुत ज़्यादा हुई होती हैं उस सिचुएशन में, दूसरा उस टाइम हम किस तरह उस सेफ्टी ऐप के ऊपर खोलेंगे, उससे चैट करेंगे, क्योंकि एक दो मैसेज तो भेज सकते हैं, बाकी सबसे पहले वो जो बंदा होता है वो हमारा फ़ोन लेने की कोशिश करता है, तो उस टाइम फिर हमें क्या करना है? देखें, अगर तो आप थोड़ा सा भी कन्वे करने पाए उसमें, एक जुमले में, दो जुमले में मुझे हेल्प, और आपके लोकेशन आपने ऐप को यूज़ करते हुए अपनी ओपन की भी थी और आपकी लोकेशन आ गई है, तो हम उसमें फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर आपने कोई खतरे की बात कर दी तो आपसे रब्ता करने की कोशिश करें। ये एक इसमें कैच जरूर है जो आपने बात की। इसमें एक फीचर ये भी है कि जब आप 15 पे कॉल करेंगी तो आपका एक हमने आइस नंबर दिया हुआ, इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर, जो आपके किसी भी फैमिली मेंबर का, दोस्त का, जिसको आप सेफ समझती हैं, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। हो सकता है बाज़ ख़वातीन फील करें कि मेरे घर वालों को ये पता चल गया कि मुझे बाहर तंग किया जा रहा है तो आइंदा मुझे बाहर निकलने ना दें, इस किस्म के हमारे कल्चरल में ये चीज़ें देखने में आती हैं। तो ऑप्शनल नंबर दिया हुआ है आइस नंबर, तो उसमें भी एक मैसेज चला जाएगा। अच्छा, मैसेज छोटा सा जाएगा कि आयशा को इमरजेंसी है, जो भी आपका नाम है, आयशा को इमरजेंसी है, बराए मेहरबानी उससे फौरी रब्ता कर लें। तो वो एक अदर देन पुलिस भी एक चैनल शुरू हो जाएगा जो आपसे रब्ता करना शुरू हो जाएगा। बट जो आपने बात की कि अगर मोबाइल ही छिन जाए, मोबाइल ही को कर ले, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसमें अब डिपेंड करेगा कि आपने 15 पे कॉल कर दी थी या चैट शुरू कर दी थी और किस हद तक इन्फॉर्मेशन दी है। इस ऐप का फायदा ये होगा कि हमें कम से कम वो लोकेशन आ जाएगी। अगर आप वैसे ही चैट के बगैर 15 पे कॉल करें और आप कहें कि मुझे कोई लोग अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं और इन द मीन टाइम मोबाइल छीन लें, अब हमें नहीं पता आपकी कॉल कहाँ से आई है, किस इलाके से आई है, कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे। बट इस ऐप को यूज़ करने से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा लाहौर के किस एरिया से आई थी, कम से कम वहाँ पे रिस्पॉन्डर्स भेज के हम आपको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ पे क्या हादसा हुआ है, क्या चीज़ हुई है। हो सकता है अगर पब्लिकली हो रही है तो कोई पब्लिक का बंदा आगे गाइड कर दे इस तरफ को गए हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। बाकी अगर मोबाइल छिन जाए तो जाहिर है कि कॉन्टेक्ट नहीं मुश्किल होगा। हो जाएगा। और अगर आप देखें ना, मोबाइल आपके पास है भी, आपने मुझे कॉल की, मैंने रिस्पॉन्डर्स को भिजवा दिया, अब रिस्पॉन्डर को कैसे पता कि आपने कॉल की है? वहाँ पे तो बहुत सारी खवातीन हो सकता है खड़ी शॉपिंग मॉल में, किसको है, तो उसने ला मोहल्ला आपके नंबर पे कॉल करके आपसे राब्ता तो करना है कि जी मैं पहुंच गया हूँ, आप कहाँ खड़ी हैं, बताएंगे मैं फलानी शॉप के पास खड़ी हूँ, आप इधर आ जाएं, या मैं इधर साइड पे होकर खड़ी हुई हूँ, मैं शॉप के अंदर चली गई हूँ बचने के लिए, कोई भी आप जो अपनी बताएंगे लोकेशन, तो आपको उससे राब्ता करके वो करेगा। लेकिन अगर मोबाइल हो जाए तो ये राब्ता ब्रेक होगा, ये इसमें एक जरूर है। लेकिन ऐप का फायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई कि कॉल किस एरिया से आई थी, किसी शॉपिंग मॉल से आई थी, आप एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो सर जो ऐप के अंदर, ऐप के थ्रू अगर हम लोग कॉल करेंगे तो क्या वो किसी बटन को दबाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? नहीं, आप इसकी अगर होम स्क्रीन खोले ना जी, तो उसके होम स्क्रीन पर अलर्ट बटन है, यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट वन बटन। इसी तरह बाकी इमरजेंसी नंबर भी है, उसको आप सिर्फ प्रेस करना है, वन क्लिक का, आपका नंबर ध्यान भी नहीं और आपने ऐसे छुपा के भी इसको कर दिया तो आप तो कनेक्ट हो जाएंगी उससे। और ऐसे वाकयात भी हमने नोटिस में आए हैं जिसमें खवातीन ने क्लिक किया, ऑन कर दी, बट दे कुड नॉट स्पीक, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, उन्होंने बात नहीं की, ठीक है। और उन्होंने, वो हमारी तरफ से भी जो ऑफिसर्स उसको कॉल को देख रहे थे, उनका मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी भी इंटेलिजेंस ऐसी थी कि उन्होंने वेट किया कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें जो कन्वर्सेशन उनकी चल रही थी उसकी बेसिस पे उनको मालूम हुआ कि खतरे में है। एक केस के अंदर एक बच्ची को बकायदा अगवा किया जा रहा था, बहुत देर खामोश रही, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चीखती थी, करती थी, वो सुनती रही। कुछ देर के बाद वो बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये मुझे आप टाउनशिप में क्यों ले आए हैं, ये टाउनशिप नादरा के दफतर के सामने वाले घर में आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, ये मेरा घर नहीं है, या मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, या मुझे जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हैं। वो हमारी जो बच्ची इतफाक से फीमेल उसको कॉल रिसीव की थी, उसने इट वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हर कि उसने इसको पिक किया, डॉल्फिन को भिजवाया और वो हमने रंगे हाथों बंदे वहाँ पे पकड़ लिए और वाकया होने से रोक दिया। इसी तरह एक आधे केस में रॉबरी घर में हो रही थी और खातून कहीं बेड के नीचे छुपी हुई थी, बाथरूम में बच्ची छुपी हुई थी, उसने ऐप करके बोला कुछ नहीं और वो अंदर से कन्वर्सेशन, डाकू जो गन पॉइंट पे धमकियाँ दे रहे हैं वो सुनाई, क्योंकि लोकेशन आ गई थी हमारे पास, हमने वो रिस्पॉन्ड करा दिया फौरी तौर पे। अब अगर वो सिर्फ आप 15 पे कॉल करके खामोश रहें तो ये तो पता लग जाएगा कहीं पे वारदात हो रही है, बट किस एरिया में हो रही है ये नहीं पता चलेगा। तो इस ऐप को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो अभी तक सर कितने लोगों ने इस ऐप को यूज किया और टोटल अगर पूछा जाए तो कितनी शिकायत या अलर्ट मैसेजेस या अलर्ट कॉल्स आप लोगों को मौसूल हुई हैं? इस ऐप को अब तक, पहले तो मैं बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा खवातीन है जो इंस्टॉल कर चुकी हैं। ओके, और ये नहीं, अल्लाह ना करे कि किसी को जरूरत भी पड़े, हो सकता है किसी को पूरी जिंदगी जरूरत ना पड़े, आपको बहुत, लेकिन आपके फोन में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे आप सीट बेल्ट का एहतियात करते हैं, हो सकता है पूरी जिंदगी आपका एक्सीडेंट ना हो और सीट बेल्ट की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो एक दफा से बचने के लिए आपको SOPs को फॉलो करना होता है। तो ऐप में हमें बहुत सारी खवातीन ने रब्ता किया है, हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी रब्ता किया, फूड डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर ने हमें रब्ता किया कि मैं सहूलत बाजार में आई हुई हूँ तो मुझे ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, तंग कर रहे हैं, मैंने इंस्पेक्शन करनी थी तो मेरी मदद करें। चैट पे ये सारी बात हो रही है। हमने पुलिस को भेजा वहाँ पे, उन्होंने उनके साथ ऑफिसर जो है हमारा जो पुलिस कांस्टेबल उसको अटैच कर दिया, तो
तो 2 घंटे के बाद उनका शुक्रिया का मैसेज आया कि जी मुझे बहुत ज़बरदस्त रहा, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और मैंने बड़े सहूलत के साथ अपनी जो है इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली। तो बिल्कुल ख़वातीन इससे चैट पे भी रब्ता कर रही हैं, लेकिन चैट पे अभी तक जो 80% है वो ख़वातीन यही चेक करना चाहती हैं कि आया ये ऐप काम भी करती है, कोई आगे से रिस्पॉन्ड करता भी है, सारा सिस्टम कैसे चलता है, अपने क्वेश्चंस पूछ रही हैं। बहुत सारे हमें कराची से उस पर रिव्यूज़ में आ रहा है, इस्लामाबाद से ख़वातीन पूछ रही हैं कि हमारे इलाके में क्यों नहीं है, इसको आप इसका दायरा कार क्या है, या पंजाब में जैसे है पंजाब के मुख्तलिफ अजला से भी पूछ रही हैं कि क्या ये रोबा टैक्सिंग में भी काम करती है, क्या ये मियाँ वाली में भी काम करती है। अभी उस पर 80%, लेकिन 20% ख़वातीन ने कुछ लीगल मसाइल के हवाले से हमसे रब्ता किया, जिनको हमने 1043 से कनेक्ट किया। ठीक है। और कुछ की एक्चुअल प्रॉब्लम हुई तो उनको हमने यहाँ से बाकायदा लाहौर में या लाहौर के बाहर पुलिस के जरिए रिस्पॉन्ड भी करवाया। लेकिन सर यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास बटनों वाले फ़ोन हैं, जो पुराने ज़माने वाले आप कह सकते हैं। तो वो फिर किस तरह इसके थ्रू अपनी मदद ले सकती हैं अगर वो किसी मुश्किल में फंसी हुई हैं? तो देखिए 15 का नंबर है, मैंने बताया ना कि वैसे तो हम इस सारे सिस्टम को कनेक्ट 15 से कर देते हैं। ठीक है। तो वो 15 का नंबर यूज करने से सिर्फ डिसएडवांटेज ये होगा कि उनकी लोकेशन हमें नहीं पता लगेगी, और अगर कोई मोबाइल छीना नहीं गया या मोबाइल उनका कोई ऐसा इशू नहीं बना कि मोबाइल उनके पोजेशन में है, तो फिर तो उनसे रब्ता रहेगा और उनकी लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे। वैसे भी जो 15 पे मर्द हजरात भी, ये बाकी सारी पब्लिक जो क्राइम की सूरत में करती है वो 15 पे कॉल करती है, बिल्कुल वो खुद अपनी लोकेशन बताते हैं कि इस जगह पे मेरे साथ हादसा हो गया। लेकिन ये बिलखसूस ख़वातीन के लिए किया गया था क्योंकि उनको लोकेशन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही होती थी। अच्छा, एक और इसमें है कि ये तो उस सूरत में है ना कि आपका स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन है, आप किसी ऐसे एरिया में हैं या आपके पास बैलेंस नहीं है जिसमें आपके पास डाटा कनेक्शन नहीं है उसमें, ठीक है, तो फिर आप इस ऐप को कैसे यूज करेंगे? ये बहुत सारी ख़वातीन क्वेश्चन करती हैं कि ऑफलाइन का हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। तो जो हमारा अलर्ट बटन है, अगर आपका डाटा कनेक्शन नहीं भी है तो भी वो आपको 15 पे कनेक्ट करेगा। अच्छा। बस उसका नुकसान ये होगा कि जो डाटा कनेक्शन है तो आपकी लोकेशन पास ऑन नहीं होगी, बट वो एप्लीकेशन इज अ कंप्लीट पैकेज। नेट पे है नहीं है, डाटा कनेक्शन है या नहीं, वो आपको कनेक्ट 15 से कर देगा। जी 15 से कनेक्ट कर देगा, उन इमरजेंसी नंबर से आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है, बट सिर्फ लोकेशन आपकी नहीं आ रही होगी, ये डिसएडवांटेज होगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें किसी भी आप जब किसी किस्म का भी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इवन पीटीसीएल फोन से कर रहे हैं, तो घर से तो अगर आप इतला देंगे डोमेस्टिक वायलेंस में, अगर आपका घर में फोन लगा हुआ है तो वो तो जाहिर 15 पे ऐप तो नहीं उस पर डाउनलोड हो सकती, तो 15 के जरिए ही आपने इतला देनी है। बिल्कुल। तो अब इसमें जो एक्चुअली आपके चैनल के साथ से मैं ख़वातीन को जो बताना चाहूँगा और पब्लिक को भी कि इसको ये कंप्लीट ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का कंप्लीट पैकेज नहीं है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो गया है तो ये सिर्फ उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ आपको कनेक्ट एप्लीकेशन कर दी, ताकि सबसे पहले, इससे पहले कि जैसे मोटरवे वाले हादसे में इतना डिले हुआ कि वो हादसा हो गया, अगर वो टाइमली रिस्पांस मिल जाती तो ये ना होता। ये टाइमली रिस्पांस करने के लिए पुलिस के साथ हम ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो भी जहाँ पे भी ये मुश्किल आप दरपेश आती है उनसे कनेक्ट कर देते हैं। अगला काम फिर जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंच गया आप तक, ठीक है, उसके बाद आपके साथ कोई हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई मोबाइल स्नैच हो गया है, कोई और रॉबरी हो गई है, किसी ने हरास किया और हरास करके भाग गया है, पर्स छीन के भाग गया है, तो अब आगे एक लीगल प्रोसेस है जो शुरू हो जाएगा। वो रिस्पॉन्डर आएगा, वो आपको गाइड करेगा कि इस थाने में आपने पहुंचना है, दरख्वास्त देनी है, आपका पर्चा दर्ज होना है, और पूरा एक वो सिस्टम है। या खुदा न खास्ता कोई ज्यादती का वाकया हो गया है, उसके अंदर पोस्ट इंसिडेंट आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी होनी है, लीगल असिस्टेंस चाहिए, वो भी इस ऐप के थ्रू हो सकती है। आपको कनेक्ट तो हम कर देंगे, अच्छा, बट अगला काम उनका शुरू हो जाएगा। हमारा काम कनेक्ट करने के बाद, रिस्पॉन्ड देने के बाद इस हद तक खत्म हो जाता है कि हमने वो प्रोसेस शुरू करा दिया। लेकिन हम इसमें ये जरूर करते हैं कि जब आपकी कॉल हो जाती है, रिस्पॉन्स हो जाती है, तो हम आपसे कनेक्ट होकर दोबारा आपकी फीडबैक जरूर लेते हैं कि क्या आपकी पुलिस की रिस्पॉन्स ठीक थी, नहीं थी, आपका जो मसला था प्रॉपर लुक आफ्टर किया गया, प्रॉपर गाइड किया गया या नहीं किया गया। इसी तरह पुलिस से भी हम लेते हैं, पुलिस से भी लेते हैं कि आप मौके पे पहुंचे, क्या हुआ, क्योंकि आजकल ये मीनार पाकिस्तान के वाकये के बाद हरासमेंट कॉल्स 100 टाइम्स बढ़ गई हैं। बेशक, बिल्कुल। जो खातून रिक्शे में जा रही है, कोई मोटरसाइकिल वाला पीछे आ रहा है, फौरन कॉल आ जाती है। अब वो मूविंग कॉलर है, उसको ढूंढना भी मुश्किल होता है। फिर अक्सर खवातीन ये कर रही हैं कि वो कॉल पहली दफा इतला तो दे दी है, अब दोबारा कॉल अटेंड नहीं कर रही, अब सारी पुलिस अलर्ट हुई हुई है, पीछे भाग रही है सड़कों पे, किधर जाएं। तो ये वो थोड़ा सा उसका एक डिसएडवांटेज भी हो रहा है। तो इसको भी जरा थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि बिला वजह कॉल ना करें, और जब वाकई जेन्युइन थ्रेट हो, ताकि पुलिस भी महदूद वसाइल हैं। अब हर कॉल के ऊपर अगर आप सारे भागेंगे तो और बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी सारा दिन पुलिस ने करनी है। स्ट्रीट क्राइम को भी फाइट करना है, मर्डर्स भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मसाजिद ड्यूटी भी करनी है, चर्चों में भी ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उन्होंने हैंडल करनी है।
दिन में बेतहाशा और किस्म ड्यूटियां भी उनके जिम्मे हैं। हाँ। सिर्फ यही नहीं है कि सारा दिन वो मोटरसाइकिल रिक्शों के पीछे ही भागते रहें और उनको पकड़ने की कोशिश करते रहें। तो उसमें जब जेन्युइन थ्रेट फील हो तो उस सूरत में रब्ता करें। ये बिल्कुल वही फिनोमेना है जो हम 15 पे कॉल का मैंने आपसे जिक्र किया शुरू में कि 9 से 10,000 कॉल डेली आती हैं और उसमें 70-80% लाहौर के अंदर 70-80% कॉल फेक होती हैं। तो यही फिनोमेना इधर भी शुरू हो गया है। तो इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे हैं और जो एक्चुअल टाइम भी ज़ाया हो रहा है। जहाँ पे जिनको एक्चुअल इमरजेंसी चाहिए वो उनको भी नुकसान हो रहा है, जल्दी नहीं पहुंच सकते, ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा सर, अगर बात की जाए सेफ सिटी कैमरास के हवाले से, तो ये भी बड़ी शिकायत आती हैं कि जो उनके जो कैमरास हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, और उसके हवाले से हमने आपसे बात भी की थी। तो हुवावे कंपनी से कोई आप लोगों के मामलात तय पाए, कब तक ठीक हो जाएंगे जो ख़राब हुए हुए हैं? जी, मामला तकरीबन हल हुए पड़े हैं। अच्छा। और अभी एक कैबिनेट में जा रहा है मामला। गवर्नमेंट में एक प्रोसीजर था गवर्नमेंट का, हमारी जैसे आईजी साहब ने अपनी अभी जब चार्ज लिया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारी 3 कमेटीज़ हैं जिनमें से चीज़ें प्रोसेस गुजर के एक आईजी साहब हेड करते हैं, फिर एक चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब हेड करते हैं और फिर एक चीफ मिनिस्टर पंजाब हेड करते हैं। तो इन कमेटी से वो चीज़ें अप्रूव हो गई हैं, अब कैबिनेट में जानी है। अच्छा। और जैसे इंशाल्लाह कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये अप्रूवल मिलती है हमें, तो हवाई कंपनी वापस आ जाएगी और अगले 3 साल मजीद उसका ओएनएम है जिसमें हमें कोई मजीद कॉस्ट नहीं करनी। ये जो ओएनएम की कॉस्ट है ये इस जो हमारा पैकेज है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट लगा है उसी में शामिल है। अच्छा। हमें कोई हुकूमत पे इस पर कोई इजाफी बर्डन नहीं पड़ रहा। उन्हीं पैसों के अंदर ये मजीद सारे कैमरे ठीक करेगी, पाबंद होगी उसकी। और आप देखेंगे जैसे आते हैं तो उन्होंने टाइम दिया हुआ है हमें कि 2 से 3 महीने उनको रिस्टोर करने में लगेंगे और विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह सारे कैमरे बहाल हो जाएंगे और सारा लाहौर को कवर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सर हम देखते हैं कि लाहौर तो फैलता ही जा रहा है, वसी होता जा रहा है, तो क्या मजीद भी कैमराज लगाए जाएंगे कि पूरे लाहौर को हम लोग देख सकें? जी, हम इसमें 2 काम कर रहे हैं। अच्छा। जो वर्ल्ड ओवर जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें एक तो हुकूमत खुद उसमें करती है, लेकिन जाहिर है लाहौर के साइज़ के अंदर हुकूमत सारा कैमरे लाहौर में नहीं लगाने उन्होंने बाकी शहरों में भी काम करना है और प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। उसके बावजूद हुकूमत पंजाब ने इस साल हमें लाहौर पुलिस ने और कुछ बाकी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किए थे कि कुछ जगह ऐसी हैं जो ये सर्वे हुए थे 15 में, 16 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो उसके बाद से जैसे आपने जिक्र किया कि लाहौर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, अंडरपासेस बन गए हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन गए हैं। अगर एक चौक था तो अब ओवरहेड से गुजर गया, पहले वो नीचे उसको कवर कर रहे थे, उसको कवर करने के हवाले से है। कमर्शियल एरियाज ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरत है। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें फंडिंग दी है इस साल। इस साल और अगले साल में स्प्रेड आउट करके 2 फेजेस के अंदर हम लाहौर में कोई 100 से ज़्यादा मजीद साइट्स हैं इसमें हर साइट पे 3 से 4 कैमरे लगते हैं। अच्छा। तो 100 के करीब साइट हैं जो हम मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं इसमें। सेकंड, इसके अंदर हमने जो काम शुरू किया है कि दुनिया भर का मॉडल ये है कि लंदन की मिसाल बहुत ज़्यादा इसमें दी जाती है कि 6,91,000 कैमरे हैं, उनमें से सिर्फ 23,708 कैमरे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं 6,91,000 में से। बाकी 6.5 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं जो प्राइवेट लोगों के लगे हुए हैं, रेजिडेंसेस के बाहर हैं, कमर्शियल एरियाज़ के बाहर हैं, मार्केट्स के बाहर हैं, कोई पब्लिक ऑफिसेज हैं उनके बाहर लगे हुए हैं। उनको कनेक्ट करने का वो हमने टेकअप कर लिया हुआ है। उसमें ऑलरेडी हम रिंग रोड के साथ इन प्रोसेस हैं, रिंग रोड से कनेक्ट हो रहे हैं पहले मरहले में। DHA के साथ हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें सर्वेज हो रहे हैं, वर्किंग हो रही है। आने वाले चंद महीनों में DHA हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो कैमरे उधर से बढ़ते जाएंगे और एरिया भी ज़्यादा कवर होता जाएगा। इसी तरह हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रब्ता किया है और जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, इसी तरह LDA से रब्ता किया है, जो LDA की मंजूर शुदा सोसाइटीज़ हैं जिनको खुद वो देखते हैं, उनमें जो कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वे फॉरवर्ड है कि जो प्राइवेट सेक्टर के कैमरे हैं, बजाय कि हर दफ़ा हुकूमत की तरफ देखा जाए, हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट कैमरे उनको ऐड करके लाहौर को जो एरियाज अभी हमारे कैमरों के दायरा कार में नहीं आते वो एरिया को इसमें शामिल कर लिया। मतलब इस तरह जो है हमारा भी दायरा कार जो है कैमरास के हवाले से वो भी बढ़ा लिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त DIG कामरान खान साहब मौजूद थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से आपने बताया और जो कैमरास ख़राब हैं उस हवाले से भी बताया कि वो भी जल्द अज जल्द जो है वो ठीक होने जा रहे हैं। और सेफ्टी ऐप के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और आप लोगों को डिटेल में बताया कि किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसको अपने जो फ़ोन है उसमें डाउनलोड करिए और उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी या डेली रूटीन में ले आइए। मुझे आपने इजाज़त देनी है जाते जाते। शहजाद रॉय का गाना है तेरा मुखड़ा हंसी, वो सुनिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।